हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऐप। आज हम यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम के लिए जो अकाउंट सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फोर्थ लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में सीखा था। जिसने भी 3 लेक्चर नहीं किए हैं उसको कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले में हम लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स को जाना था, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, है ना। थर्ड लेक्चर में हमने जनरल एंट्री सीखी थी, और जनरल एंट्री किसी एक मेथड से नहीं, 2 मेथड से सीखी थी। मतलब किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये हमने 2 मेथड से सीखा था। एक तो मेथड होता है जो नॉर्मल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने शॉर्टकट भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और जनरल एंट्री को कर सकते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में, क्योंकि जनरल के बाद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल एंट्री प्रिपेयर करने के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। तो आज हम लेजर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज संतोष सिंह। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स। Okay, I was an accountant in Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India before taking up the educator role. ठीक है, I have also cleared my JRF in Commerce with All India rank of 106 and with 99.78 percentile. तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये वाला एग्जाम जो था, जो अकाउंटेंट का एग्जाम था, ये आईपीएस ने कंडक्ट किया था। इस तरह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीडीएस भी क्वालिफाई किया था। तो अगर आपको भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जितना भी आप कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं उसको फुल फोकस के साथ पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है, ताकि अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है अकाउंट सेक्शन में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप इस मेल पे मुझे डायरेक्टली, मतलब इस मेल में आप मेल कर सकते हैं, मुझ तक पहुंच जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो बहुत फोकस के साथ पढ़ना है। और एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ होते हैं, है ना। बस क्या होता है कि पढ़ना अच्छे से होता है, और एग्ज़ाम और प्रोसेस को, जो पढ़ाई की प्रोसेस है उसको एंजॉय करते हुए फुल फोकस के साथ पढ़ना होता है, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। एग्ज़ाम क्रैक आसानी से हो सकते हैं। बस क्या करना है, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। ठीक है, हमें रिजल्ट को सोच के स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं लेनी है, हमें बस अपना काम अच्छे से करना है, पढ़ते अच्छे से जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रहे आपके वार्म अप क्वेश्चंस, जो लास्ट लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट्स आर रिकॉर्डेड? तो पहली बुक कौन सी होती है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं? क्या है वो? जनरल है ना। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड, और उसके बाद वो पोस्टिंग करते हैं जनरल से कहाँ? लेजर की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था कि जनरल क्या होता है, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, दो दो मेथड से देखा था हमने, और ये उसी की बेस पे एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? इस क्वेश्चन में, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला 2021 का है और ये भी 2021 का है। अब हमें यहाँ क्या ध्यान देना है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए हमने वेजेस को खर्चा किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह सकते हैं कि वेजेस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि मशीनरी एक असेट है, और मशीनरी जब तक प्रेजेंट लोकेशन में यूज करने लायक नहीं हो जाएगी, तब तक उसमें जो भी खर्चे होते हैं सब मशीनरी अकाउंट के ही अंदर आते हैं। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि मशीनरी, अगर कोई नई मशीनरी है, ठीक है, उसको हम ले रहे हैं, तो उसके खर्चों में क्या क्या चीजें आ जाएंगी जब तक वो प्रेजेंट लोकेशन में ना आ जाए और प्रेजेंट कंडीशन में ना आ जाए। क्या मतलब है सर इसका, प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन? मतलब जहां पे उसको यूज करना है, जहां पे उस मशीनरी को यूज करना है, जब तक वो उस लोकेशन तक नहीं आ जाती है, लोकेशन तक आने में जितने भी खर्चे हैं सब मशीनरी अकाउंट में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, जब तक वो प्रेजेंट कंडीशन में नहीं आ जाएगी, कंडीशन मतलब उस कंडीशन तक जब तक वो मशीन को यूज करना हम शुरू नहीं कर सकते हैं। मतलब इस ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन के बाद हम उस मशीन को यूज करना शुरू करेंगे, उस कंडीशन तक लाने में जो भी खर्चे आएंगे सब मशीनरी अकाउंट में आएंगे। तो जब इंस्टॉल कर रहे हैं मशीनरी को, बिना इंस्टॉल किए तो मशीनरी को यूज नहीं कर पाएगी ना ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टॉल करने में भी जो खर्चा आ रहा है, भले वो पेजेस वेजेस के फॉर्म में हो, वो भी मशीनरी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में हमें ये ध्यान रखना है, किसी भी एसेट अकाउंट में दो वर्ड ध्यान रखने हैं हमें, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन।
ठीक है, इसको नोट करना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। लोकेशन एंड कंडीशन, तो प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन लाने में जो भी खर्चे होंगे असेट के, वो सारे के सारे असेट अकाउंट में ही डेबिट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो पहले का आंसर है ऑप्शन नंबर डी और दूसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम जनरल देख चुके हैं कि क्या होता है। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जहां सारे के सारे ट्रांजेक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जनरल का प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या होता है, इन एंट्रीज को जनरल से पोस्ट किया जाता है कहाँ पे, लेजर में, जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। मतलब कि जनरल में एक साथ बहुत सारी एंट्रीज हैं और में बहुत सारे अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे होंगे, है ना, बहुत सारे अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में, है ना। तो इन सारे अकाउंट्स के अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है। इन सारे अकाउंट्स का अलग अलग रिकॉर्डिंग होगा। जैसे सेल्स अकाउंट का अलग रिकॉर्ड होगा, जो भी सेल्स की ट्रांजेक्शन है वो सेल्स अकाउंट में आएंगे, जो भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट में आएंगे, है ना। तो सारे के सारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इनको ट्रांसफर किया जाएगा जनरल एंट्री से। तो इसी को बोलते हैं लेजर। इसको क्या बोलते हैं, लेजर। ठीक है, और अगर लेजर में हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, तो लेजर क्या है, ऐसी बुक है जिसमें अलग अकाउंट हैं, सारे के सारे अलग अलग अकाउंट्स हैं, जहां पे उस अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब अगर कैश अकाउंट लिखा हुआ है तो कैश अकाउंट के अंदर सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। सेल्स अकाउंट का अकाउंट बना रखा है अलग से, तो सेल्स ट्रांजेक्शन, जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हो रहा होगा, वो सारे के सारे सेल्स अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारे अकाउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है लेजर बुक में। और लेजर बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है कि ओरिजिनल बुक किसको बोलते हैं, ओरिजिनल बुक बोलते हैं जनरल को, और प्रिंसिपल बुक बोल सकते हैं किसको, लेजर को। ठीक है, अच्छा, ये देखो आ गया, है ना, हम डिस्कस कर रहे थे अभी। ये देखते हैं हम कि ये लिखा हुआ है कि लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री क्या है, जनरल है, और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लेजर है। ठीक है, तो लेजर कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट ओनली आर रिकॉर्डेड। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सारा जो नेट रिजल्ट होगा सारे ट्रांजेक्शन का, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, उसका जो नेट इफेक्ट है, उसका जो नेट इफेक्ट है, नेट रिजल्ट है, वो हम कहाँ से देख सकते हैं, वो हम लेजर से देख सकते हैं, है ना। अभी लेजर के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हमको कि लेजर में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, तो अगर मान लो सेल्स अकाउंट है या फिर कैश अकाउंट मान लेते हैं, तो कैश अकाउंट के जितने भी डेबिट वाले ट्रांजेक्शन है वो सब यहाँ आएंगे, और कैश अकाउंट के जितने भी क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है वो सारे यहाँ आएंगे। दोनों का नेट इंपैक्ट भी हमें इस लेजर से पता चल जाएगा कि ओवरऑल बैलेंस कितना कैश में बचा हुआ है हमारे पास, है ना। तो जो नेट रिजल्ट है सारे ट्रांजेक्शन का किसी एक अकाउंट से रिलेटेड, उसका जो नेट रिजल्ट आएगा, मतलब टोटल डेबिट ज्यादा है कि टोटल क्रेडिट ज्यादा है ना, तो वो किससे पता चलेगा, लेजर से पता चलेगा। ठीक है, अब हम जरा एक चीज गौर करते हैं। ये हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, है ना। अगर नहीं भी लास्ट लेक्चर देखा था तब भी समझ में आ जाएगा कि ये जनरल एंट्रीज हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, जो इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं उनकी ये जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, अब इन जनरल एंट्री से हमें क्या पता चलता है कि कौन एट विच डेट विच ट्रांजेक्शन हैपेंड, ये हम बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ डेट्स लिखी होंगी, किस डेट में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ ये हम बता सकते हैं। अच्छा, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि रजनी एंटरप्राइज को कितने पैसे हमें देने हैं, या रजनी एंटरप्राइज से कितने पैसे हमें इस टाइम पे लेने हैं, क्या हम ये बता सकते हैं इस जनरल ट्रांजेक्शन को देखकर? इसका आंसर है हाँ भी, और इसका आंसर है नहीं भी। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत कम ट्रांजेक्शन है। जो जनरल बुक होती है अगर वो इतनी मोटी बुक है, एक साल की पूरी जनरल एंट्रीज होंगी इसमें। रजनी एंटरप्राइज से हमने बहुत सारे, मान लेते हैं कि बहुत सारे हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, कुछ सामान खरीदा है फिर पेमेंट की है ना, या फिर कुछ सामान हमने बेचा है और हमने पेमेंट नहीं ली है, फिर बाद में हमको कुछ पेमेंट मिली है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो रजनी एंटरप्राइज हमें कितने पैसे ओ करती है, मतलब रजनी एंटरप्राइज हमें कितने पैसे देंगी, ये पता करने के लिए हमें हर एक ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रजनी एंटरप्राइज आ रहा है, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि रजनी एंटरप्राइज ने हमें कितने पैसे दिए हैं, हमने कितना सामान बेचा है, उससे कितना सामान वापस कर दिया था। सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे कि रजनी एंटरप्राइज हमें कितने पैसे देने वाली है ना। या फिर वो हमारे जो डेटर है रजनी एंटरप्राइज, वो कितने अमाउंट की है नेट अभी लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए लेजर की जरूरत पड़ती है। लेजर क्या करता है,
लेजर सारे के सारे रजनी एंटरप्राइज की जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना उसको एक ही अकाउंट में लिख देगा, फिर छाटना नहीं पड़ेगा यहाँ से हमें अलग कि रजनी एंटरप्राइज कहाँ है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सारा कैलकुलेशन और सारा जो रिप्रेजेंटेशन है रजनी अकाउंट से रिलेटेड सारा का सारा एक ही अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए लेजर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमारे लिए इजी पड़ेगा कब, जब ऐसे लिखा रहेगा रजनी एंटरप्राइज, देखो लिखा है ना। अगर हम यहाँ से देखते तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ता है कि रजनी एंटरप्राइज कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो ये रहा रजनी एंटरप्राइज। हमने रजनी एंटरप्राइज को सामान बेचा था 35,000 रुपये का, मतलब 35,000 रुपये रजनी एंटरप्राइज हमें देने वाली है, बाद में रजनी एंटरप्राइज हमें देंगी। ठीक है, लेकिन इसमें हमें पूरा देखना पड़ा। अच्छा, इसके आगे और ट्रांजेक्शन होते तो और देखना पड़ता है कि कितना उन्होंने दे दिया है, फिर उसको माइनस करना पड़ता है ना। फिर हम क्या पता उन्होंने सामान कुछ वापस कर दिया हो तो फिर उसको और माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा लेजर अकाउंट में एक साथ लिखा रहेगा। देखो लिखा हुआ है 6 एंट्री लिखी हुई है कि रजनी एंटरप्राइज ने 35,000 का हमसे सामान खरीदा है। अब ये हम समझेंगे कि मैं पहचान ले रहा हूँ ना कि इस एंट्री का मतलब 35,000 का ये मतलब है कि रजनी एंटरप्राइज हमको ओ करती है 35,000। आप अभी नहीं समझ पा रहे होगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे पता लगाया। ये 9th एंट्री क्या है, इसके आगे और भी एंट्रीज होंगी, ये तो 6 एंट्री दे रखी है। 9 एंट्री से क्या पता चल रहा है कि 35,000 हमको रिसीव हो गए हैं, क्योंकि हमने रजनी एंटरप्राइज को क्रेडिट कर दिया है 35,000 से। ये भी समझ में आएगा अभी आगे जब लेजर अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एज एन एग्जांपल हमको समझना है कि लेजर अकाउंट की यूजफुलनेस क्या है, लेजर अकाउंट का यूटिलिटी क्या है, कि हमें एक बार में सारे ट्रांजेक्शन दिख जा रहे हैं कि भाई 35,000 कि वो हमारी डेटर बन गई और उसने वापस किए तो डेटर हट गई, वो है ना 35,000 वापस कर दिया। और ये बैंक अकाउंट है जहाँ से उसने जिसके थ्रू उसने हमें रुपए वापस किए होंगे 35,000, है ना। अब हम लेजर अकाउंट को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, लेजर अकाउंट इस तरह का होता है, ये फॉर्मेट लेजर अकाउंट का टी शेप में होता है, ठीक है, दिख रहा होगा ये, और ये टी शेप में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि लेजर अकाउंट का यूजफुलनेस क्या है एक बार और साथ में फॉर्मेट देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पर्सन है राजू, राजू जी हैं, इनकी जो है शॉप है एसी की, फ्रिज की, है ना, आइटम्स की हैं अलग अलग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सबका, और छोटे मोटे सामान में चार्जर भी, जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सारे। इनकी एक कस्टमर है नंदिता जी। ठीक है, नंदिता जी इनकी शॉप में आई और इनसे जो है चार्जर ले गई मोबाइल का। फिर एक दिन आई क्या कहते हैं, हीटर ले गई, मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही, हीटर ले गई और पेमेंट नहीं किया, पेमेंट क्रेडिट बेसिस में ले गई है नंदिता जी। किस में ले गई हैं, क्रेडिट बेसिस में राजू जी से लेते जा रही हैं सामान। ठीक है, अब महीने कुछ महीने बीत गए, है ना, और फिर कुछ टाइम बाद कुछ रुपए दे दिए, 3 महीने बीते तो कुछ रुपए दे दिए, मान लेते हैं 1,000 रुपए दे दिए। फिर कुछ सामान ले गई। अब इस तरह से, और ये जो राजू जी हैं, इन ये जनरल बुक मेंटेन करते हैं अपनी, क्या बुक मेंटेन करते हैं, एक जनरल बुक मेंटेन करते हैं जिसमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब पूरा साल निकल गया। साल निकलने के बाद क्या हुआ, नंदिता जी आई राजू जी के पास, कहने लग गई कि मैंने जितना भी सामान खरीदा उसका सिर्फ 1,000 रुपए बचा हुआ है मेरे को देना। तो राजू जी के हो गया सर में दर्द। राजू जी कहने लगे इतना सारा सामान खरीदा है, सिर्फ 1,000 रुपए कैसे बचा हुआ है। अब राजू जी को भी ये चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। तो राजू जी ने क्या किया, ये अपनी जनरल बुक जो जिसमें सारे ट्रांजेक्शन ये एंटर करते हैं डेट वाइज लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको निकाला। और ये थी इतनी मोटी, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, राजू जी का बहुत बड़ा बिजनेस है ना। तो इतनी मोटी बुक है। अब ये हर पेज को पलट पलट के देख रहे हैं कि नैनीता जी की एंट्री कहाँ कहाँ है, नैनीता जी ने कहाँ कहाँ सामान खरीदा है और कहाँ कहाँ इन्हें पैसे दिए हैं हमें। तो राजू जी का हो गया सर में दर्द, इनको हो गया हेडेक। अब राजू जी को ये बात समझ में आ गई कि अब से मतलब नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं करना है। कैसा नहीं करना है, सिर्फ ये जनरल बुक में एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ ये ओरिजिनल एंट्री नहीं करनी होती है, अब इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे। मतलब रिस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब नंदिता जी का अलग से अकाउंट, जैसे ये अकाउंट है नंदिता जी का, अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या है, और इस अकाउंट में क्या दिखा, क्या पता चलेगा, इस अकाउंट में अगर नंदिता जी ने कुछ सामान खरीदा होगा तो यहाँ सिर्फ नंदिता जी की रिकॉर्डिंग होगी, जितना सामान नंदिता जी ने खरीद रखा है। तो नंदिता जी ने सामान खरीदा तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ कर ली। ठीक है, नंदिता जी ने क्यों यहाँ क्यों की रिकॉर्डिंग हमने, क्योंकि जब नंदिता जी ने सामान हमसे खरीदा, मतलब हमने सामान बेचा क्रेडिट बेसिस में, तो जनरल एंट्री क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है, नंदिता जी हमारी डेटर हो गई, हम पढ़ चुके हैं रियल अकाउंट का रूल, क्या डेबिट द डेटर पढ़ा है ना। तो नंदिता जी इज गोइंग टू बी डेबिटेड, है ना, नैनीता अकाउंट विल बी डेबिटेड और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो नैनीता जी के डेबिट साइड में सेल्स लिख देंगे हम, तो ये डायरेक्टली नैनीता जी के अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा अकाउंट, ये वाला लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, मान लेते हैं 10,000 का सामान खरीदा उसने। ठीक है, अब नैनीता जी ने कुछ टाइम बाद एक और सामान खरीदा, तो फिर हम एंट्री डाल देंगे कि 5,000 का। और नैनीता जी ने कुछ टाइम बाद रुपए कुछ दे दिए, मान लेते हैं 7,000 रुपये दे दिए,
तो यहाँ हम 7,000 रुपये दे देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अच्छा, नैनीता जी ने रुपए वापस किए तो हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, और यहाँ पे हम कैश क्यों लिख रहे हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से करते हैं। अगर नैनीता जी ने हमें पैसे वापस किए हैं तो हमारा डेटर कम हो रहा है ना, हमारा डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और डेटर जब भी कम होता है, मतलब असेट जब भी कम होता है, उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अच्छे से देखना है, इसलिए बोला है कि डेबिट क्रेडिट की एंट्री अच्छे से समझनी है। जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, मतलब थर्ड लेक्चर नहीं देखा है इसके पहले वाला, उसको जरूर से देखना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अगर नैनीता जी हमें वापस करेंगे पैसे तो नंदिता जी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और हमें कैश मिल रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो नंदिता जी के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे कैश, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 7,000। अब हमें पता चल जाएगा कि 10,000 का सामान हमने बेचा था, 5,000 का हमने बेचा था, 15,000 हो गए, 7,000 इनने वापस कर दिए, लेकिन 8,000 अभी भी बचे हुए हैं इनको देना, ठीक है। क्योंकि 15,000 का सामान खरीद चुकी हैं लेकिन वापस किए 7,000। अब हमको, अब राजू जी के हेडेक नहीं होगा पता करने में, क्योंकि ये अलग अलग अकाउंट, ये सारे के सारे अलग अलग अकाउंट ये बन रखे हैं ना। ये जो अकाउंट है, ये जो अलग अलग अकाउंट है, हर इंडिविजुअल के लिए राजू जी ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है इस सिचुएशन के बाद। पहले वो खाली ओरिजिनल बुक लेते थे इसको, और इससे इनके हेडेक हो गया पता करने में कि नंदिता जी ने कितना उधार ले रखा है। ये यूटिलिटी है किस चीज की, लेजर की, कि ईयर के एंड में या किसी भी टाइम पे हम अगर उस टाइम पे बैलेंस हमें चेक करना है तो हम लेजर अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, जनरल के थ्रू नहीं कर सकते। कर सकते हैं जनरल के थ्रू भी, लेकिन हम पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और सारे के सारे ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन नंदिता जी से रिलेटेड है, तब चेक कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट है। तो जैसे कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पहले सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखते हैं कि किसका अकाउंट है। हमारे केस में नैनीता जी का अकाउंट बन रहा है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा कि लेफ्ट साइड में डेबिट रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और राइट साइड में क्रेडिट रहेगा। फिर हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या रहेगा, अगर नैनीता जी का अकाउंट ऊपर है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा वो रहेगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स में इस साइड। और अगर नैनीता जी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर नैनीता जी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा होगा वो रहेगा यहाँ पर्टिकुलर्स में, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड है ऐसे करके, टी शेप में है, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर समझ में आ गया। जनरल फोलियो क्या चीज़ है सर, जनरल फोलियो दिखाता है कि ये जो हमने ट्रांजेक्शन किया है ना सेल का, ये जो है एंटर किया है ना लेजर में, ये उस जनरल बुक में, जो हमने जनरल बुक डिस्कस की थी, राजू जी की इतनी मोटी बुक थी ना, वो किस पेज नंबर पे लिखी हुई है। मान लेते हैं 11 पेज नंबर पे है, तो ये डायरेक्टली अगर इसको चेक करना होगा कि ये सही लिखा है कि नहीं किया है, अकाउंटेंट ने सही एंटर किया है नहीं किया है, तो यहाँ से 11 पेज नंबर खोल देगा, 1 2 3 करके 11, और उसमें पूरी डिटेल लिखी रहेगी कि कितना सामान खरीदा था, क्या खरीदा था, वाउचर के साथ, वाउचर के भी यहाँ पे रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि पेज नंबर जो भी है जनरल का, जिस पेज नंबर पे वो जनरल एंट्री हुई है, करस्पॉन्डिंग टू दिस एंट्री, करस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, दिस एंट्री, उसको हम लिख देते हैं यहाँ जनरल फोलियो में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अमाउंट, अमाउंट तो पता ही है, जितने जितने का सामान खरीदा या बेचा या कैश मिला, जो भी करस्पॉन्डिंग अमाउंट है उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जनरल एंट्री सामने हमको दिख रही है ना, ये सारे की सारी जनरल एंट्रीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन इसको फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर ये भी सीखेंगे कि इस जनरल एंट्री से हमें कैसे इसको पोस्ट करना है लेजर में, ठीक है। तो पहले देखते हैं, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ये तो सर बहुत आसान है, हमें आपने सब सिखा दिया है। हाँ तो करते हैं इसको। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल से, अब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हम सीख चुके हैं ना। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और रोहित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाय इन्वेस्टिंग कैश, तो कैश अकाउंट भी बढ़ रहा है। और ये भी जानते हैं कि अगर असेट बढ़ता है या फिर कैश बढ़ता है तो उस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओपन द बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अब कैश को ट्रांसफर किया जा रहा है बैंक में, तो बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है ना, और कैश का घट रहा होगा, है ना। तो जो बढ़ता है उसको डेबिट करेंगे, मतलब अगर वो रियल अकाउंट है तो, नहीं अगर वो रियल अकाउंट है या फिर कह सकते हैं वो असेट अकाउंट है तो, ठीक है। तो अगर असेट अकाउंट है और अगर वो बढ़ रहा है तो हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। और कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट भी असेट अकाउंट में आता है, वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। अच्छा थर्ड केस है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। फर्नीचर खरीद रहे हैं ना, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, मतलब असेट इंक्रीज कर रहा है।
और एसेट इंक्रीज करता है तो हम डेबिट कर देते हैं। पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू, ना कि कैश में, तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, बैंक भी एसेट अकाउंट है, और अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट लिखते नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, फोर्थ एंट्री है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000। प्लांट एंड मशीनरी हम खरीद रहे हैं, मतलब हम अपना असेट बढ़ा रहे हैं, कितने से बढ़ा रहे हैं, 1,25,000 से, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देंगे 1,25,000 से, बहुत आसान है ये तो, है ना। अब हमने कैश दिया 10,000 रुपए का, तो हमने कैश अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश कम हो रहा है ना, और कम होता है तो कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये असेट अकाउंट है। और असेट अकाउंट जब भी डिक्रीज होता है तो कंसर्न अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब 1,25,000 की मशीन थी, 10,000 रुपये कैश दिया, तो कितना क्रेडिट में खरीदा होगा हमने, 1,15,000 में। और हमारा क्रेडिटर कौन होगा, जिसने हमको उधार दिया है, वो है रामजी लाल। तो क्रेडिटर आता है लाइबिलिटी में, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है हम कंसर्न अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, तो रामजी लाल अकाउंट हो जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट 1,15,000 से, ठीक है। फिफ्थ एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मिस सुमित ट्रेडर्स फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹55,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कंसर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट। सुमित ट्रेडर्स हमारा क्या हो जाएगा, अब हमने परचेज किए ना, तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि हम उसको रुपए वापस करेंगे फ्यूचर में, है ना। और क्रेडिटर क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट की जाती हैं, तो सुमित ट्रेडर्स को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइज फॉर ₹35,000। अच्छा, अब हमने सेल किया है गुड, तो जब भी हम गुड सेल करते हैं तो अकाउंट ओपन करते हैं, इसका नाम है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट इनकम अकाउंट है, और इनकम जब भी बढ़ती है हमें से क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, हमने किसको सेल किया है, रजनी एंटरप्राइज को, तो क्या इसमें लिखा हुआ है कि रजनी एंटरप्राइज ने हमें कैश दिया है, लिखा है कहीं, देखो हम देखते हैं कि रजनी एंटरप्राइज जो है कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि रजनी एंटरप्राइज ने हमें कैश लिखा हुआ दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है रजनी एंटरप्राइज हमारी डेटर हो गई है, और रजनी एंटरप्राइज अगर हमारी डेटर हो गई है तो रजनी एंटरप्राइज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारी असेट है अब, है ना। और हमारी जो असेट होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इन्हीं जर्नल एंट्रीज को जो हमने अभी अभी जल्दी जल्दी से रिवाइज की थी ना, इसको कैसे पोस्ट करेंगे जर्नल से लेजर में। यही तो मेन पॉइंट है ना, कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लेजर अच्छे से आ गया ना, तो आप डायरेक्टली भी ट्रांजैक्शन को सीधे लेजर में पोस्ट कर सकते हैं बिना जर्नल को रिकॉर्ड किए, ऐसा भी कर सकते हैं। इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी अकाउंट्स में थोड़े टाइम पढ़ने के बाद, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जर्नल से पोस्टिंग होती है, कहाँ, लेजर में। लेजर का फॉर्मेट ये दिया हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कहती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोल रही है ना। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेजर अकाउंट हर किसी अकाउंट के बनेंगे जो जो इंपैक्टेड है। तो हमको कैश अकाउंट का अलग लेजर स्टार्ट करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का अलग लेजर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब सर क्या करना है आगे, अब कैश अकाउंट की दो साइड है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, है ना। तो कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही एंट्री करेंगे हम। और क्या एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो पर्टिकुलर्स में हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे 5,00,000 रुपीज, जो भी अमाउंट है, जो भी कैपिटल का अमाउंट है। समझ में आ रही बात, अरे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो समझने वाला कुछ था ही नहीं, तो डायरेक्टली हमने यहाँ से पुट कर दिया है। कैश था डेबिट में, हमने कैश देखा, डेबिट साइड था लेफ्ट साइड, और इसमें एंट्री कर दी हमने, जो नीचे की एंट्री लिखी हुई है आपने, टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, इसको हमने डाल दिया सी टू कैपिटल अकाउंट 5,00,000। इसमें क्या समझना, हाँ। बट विदाउट विदाउट प्रिपेयरिंग द जनरल एंट्री भी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या लेजर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5,00,000, इतनी बात समझ में आती है। दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं इंपैक्टेड, दोनों का हमने लेजर बना लिया ऐसे ऐसे, हमने जनरल एंट्री की नहीं, दोनों कैसे बना लिया। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 5,00,000 रुपए से, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, तो सीधे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट, ये मन में विजुलाइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली इस एंट्री को, और डायरेक्टली लेजर भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें लेजर से जनरल से लेजर बनाना अच्छे से आ गया है, पर हमें ये भी ट्राई करना है कि डायरेक्टली भी पोस्ट कर सके हम सीधे के सीधे लेजर में, ठीक है। अभी हम जनरल से ही लेजर में जाते हैं, ठीक है, चलो।
अब कैपिटल अकाउंट में के लेजर में क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट का लेंगे हम क्रेडिट साइड, ठीक है, वेरी गुड। और क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम चले गए, लेकिन जो डेबिट हो रहा होगा अकाउंट वो एंट्री करेंगे ना। तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, कितने अमाउंट से, 5 लाख से, तो कैश अकाउंट और 5 लाख रुपीज, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो हमें समझ में आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री में। अब सेकेंड एंट्री कह रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें दो अकाउंट जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो है बैंक और कैश हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, हाँ सर हाँ, ये तो हम ओपन कर चुके हैं, कैश अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, अब हमें बैंक भी ओपन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, बैंक बन गया, टी तो बनाना है, और यहाँ डेबिट लिखना है, यहाँ क्रेडिट लिखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बना देते हैं, टी बन गया, यहाँ डेबिट लिखा, यहाँ क्रेडिट लिखा। एंट्री कैसे करेंगे इसकी लेजर में, ये देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में गए, वाह। कैश अकाउंट जो नीचे अकाउंट है वो है कैश, मतलब क्रेडिट में कौन है, कैश, तो हम वही अमाउंट अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे कैश, यहाँ पे लिख देंगे कैश, और कैश का अमाउंट कितना है 4,80,000, यहाँ डाल देंगे 4,80,000, अरे वाह ये तो हो गया। अच्छा लेकिन हमें कैश में भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है सर वो भी कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कैश है क्रेडिट, तो कैश की गए क्रेडिट साइड में, और एंटर एंटर क्या करेंगे कैश की क्रेडिट साइड में, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, तो बाय बैंक, और अमाउंट लिख दिया जो बैंक का कितना है 4,80,000, वाह समझ में आ गई बात हमें, ठीक है। थर्ड एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी थर्ड एंट्री है। इस केस में अब हमें बैंक अकाउंट तो हमने बना लिया था, लेजर है ना, बना रखा था, उसकी एंट्री भी पहले से, ये वाली पहले से ही थी, ये वाली एंट्री पहले की है, लेकिन हमें फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाया, तो हम फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं ना सर, इसमें क्या है, टी तो बनाना है, लीजिए टी बना दिया, एक साथ डेबिट लिख दिया, एक साथ क्रेडिट लिख दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वेरी गुड। अब फर्नीचर डेबिट हो रहा है 60,000 से, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में गए, और हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट, और हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट कितने से, 60,000 से, क्योंकि बैंक का अकाउंट अमाउंट कितना है 60,000, वेरी गुड वेरी गुड। टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब हमने फर्नीचर में एंट्री कर दी, बैंक में कैसे एंट्री करेंगे, बैंक है क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर क्या करेंगे पर्टिकुलर में, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो बाय फर्नीचर कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट साइड है, मतलब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, फर्नीचर ना, और क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें बाय लिखते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसमें क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा कि यहाँ टू बाय, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए पता होना चाहिए। तो बाय फर्नीचर करके 60,000 हमने कर दिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री जो हमारे पास है वो है प्लांट एंड मशीनरी टू कैश टू रामजी लाल। प्लांट एंड मशीनरी तो सर हमने बनाई नहीं, तो बना लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, टी तो बनाना है, लो टी बना दिया, ऊपर लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ लिख दिया डेबिट, यहाँ लिख दिया क्रेडिट, क्या प्रॉब्लम है, वेरी गुड। डेबिट है अकाउंट, लेकिन जो हमें पर्टिकुलर में लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं वो लिखने हैं ना, तो देखते हैं कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, टू कैश, अच्छा टू कैश, ठीक है भाई, टू कैश, टू कैश, टू कैश, और अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट कैश का कितना लिखा है सर, 10,000, तो हम 10,000 लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। टू रामजी लाल भी क्रेडिट हो रहा है इसमें, तो एक और अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, एक और लिख देते हैं, टू रामजी लाल, अमाउंट क्या है 1,15,000, तो 1,15,000 लिख दिया, ये तो बहुत आसान था। टोटल अमाउंट जो प्लांट और मशीनरी का डेबिट हुआ है कितने से हुआ है, ये इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 1,25,000 से डेबिट हुआ है, ये तो बहुत आसान था। अच्छा लेकिन हमने इसकी तो लेजर पोस्टिंग कर दी, अब हमें कैश की लेजर पोस्टिंग करनी बाकी है, और रामजी लाल की, तो चलते हैं कैश की तरफ। कैश अकाउंट है क्रेडिट, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है हमें, बहुत ज्यादा ध्यान से, ठीक है। कैश अकाउंट हो रहा है क्या, क्रेडिट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में गए, अमाउंट क्या लेंगे हम, अमाउंट क्या लेने वाले हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन जो प्लांट और मशीनरी डेबिट है 1,25,000 से है, तो क्या हम 1,25,000 लिख देंगे, नहीं, हमें ध्यान क्या देना है कि कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी था, ठीक है, तो ओवरऑल डेबिट तो 1,25,000 का था ना, भले ही इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने कर दिया है, लेकिन ओवरऑल डेबिट तो 1,25,000 का ही था, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रही थी 1,25,000 से, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहे थे 10,000, और इससे टोटल अमाउंट डेबिट तो 1,25,000 है। लेकिन अगर हम कैश में आते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, 10,000 से हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में गए, और लिखा भी हमने प्लांटर मशीनरी, बट हम ये 1,25,000 नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, सिर्फ 10,000 से हो रहा है।
आप सर ये कह सकते हैं कि अरे सर यहाँ प्लांट और मशीनरी लिखा है और अमाउंट आपने डाल दिया 10,000, ऐसे कैसे? ऐसे ही करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि हमें जितने कैश अकाउंट जितने से क्रेडिट हो रहा है उतना ही तो लिखना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो रही है 1,25,000 से, वो सही बात है, लेकिन उसमें कैश का कंपोनेंट तो 10,000 है। बाकी डेबिट तो ये रामजी लाल की वजह से हो रही है ना, तो बाकी डेबिट रामजी लाल में डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा? प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी, और 10,000 क्या लिखेंगे? अमाउंट 10,000 लिखेंगे। ठीक है, अब रामजी लाल में आते हैं, क्योंकि रामजी लाल भी हैं। रामजी लाल के क्रेडिट साइड में आए, हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट अगर ये हो रहा है रामजी लाल, तो हम पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं? जो डेबिट हो रहा होगा। डेबिट है प्लांट एंड मशीनरी है, और डेबिट का अमाउंट कितना है? 1,20,000, 1,25,000। बट हम ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि रामजी लाल तो क्रेडिट सिर्फ 1,15,000 से हो रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे कि प्लांट और मशीनरी जो टोटल डेबिट हो रही है 1,25,000 से, उसमें जो कंपोनेंट रामजी लाल का है, प्लांट और मशीनरी जो डेबिट हुआ है वो रामजी लाल की वजह से कितना हुआ है? रामजी लाल की वजह से सिर्फ 1,15,000 हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे इस साइड यहाँ पे 1,15,000। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुमित ट्रेडर्स अकाउंट, है ना। ये एंट्री हमारे पास है। अब हमने इतनी कॉम्प्लेक्स जो है एंट्री कर ली है पोस्ट लेजर में, तो सर हमारे लिए तो ये इसकी कोई तकलीफ ही नहीं है, तो हम बहुत आसानी से कर देंगे, है ना। तो हम दो नए लेजर अकाउंट खोलेंगे, पहला है परचेज अकाउंट और है सुमित ट्रेडर्स। तो पहला हमने खोला परचेज अकाउंट और दूसरा हमने खोला सुमित ट्रेडर्स, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज अकाउंट का डेबिट, परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में गए, और जो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट उसको हमने लिख दिया पार्टिकुलर्स में, क्योंकि परचेज अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड टू सुमित ट्रेडर्स, टू सुमित ट्रेडर्स। और कितने अमाउंट से हो रहा है? 55,000 अमाउंट से। ये अमाउंट सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू सुमित ट्रेडर्स 55,000। ठीक है, सुमित ट्रेडर्स में आते हैं। सुमित ट्रेडर्स हो रहा है क्रेडिट, सुमित ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में आए और बाय परचेजेस कर दिया, क्योंकि डेबिट किस अकाउंट से हो रहा है? परचेजेस से। बाय परचेजेस कर दिया और अमाउंट है 55,000, तो 55,000 लिख दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है रजनी एंटरप्राइज टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रजनी एंटरप्राइज हमने बनाया, सेल्स अकाउंट भी हमने बना लिया, और लेफ्ट साइड लिख दिया डेबिट और राइट साइड लिख दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, रजनी एंटरप्राइज डेबिट हो रहा है, तो रजनी एंटरप्राइज की डेबिट साइड में गए, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिख दिया टू सेल, और अमाउंट भी डाल दिया 35,000। ठीक है, सेल्स अकाउंट में गए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्रेडिट साइड में चले गए, और डेबिट क्या हो रहा है? रजनी एंटरप्राइज, तो बाय रजनी एंटरप्राइज लिख के अमाउंट भी हमने एंटर कर दिया। अगर जनरल अच्छे से आ गया आप सभी को, अगर जनरल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और अगर पोस्टिंग आ गई जनरल से लेजर में, लेजर को समझना आ गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों की कॉमर्स में वो यही है कि उनको समझ में नहीं आती है अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग का जो जो इनिशियल स्टेजेस है ना, वो हम क्रॉस कर चुके हैं अब। हमने जनरल को बहुत अच्छे से समझ लिया है, और अगर जनरल अच्छे से बनाना आ गया है और लेजर की पोस्टिंग करना आ गया है, तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, और हमने प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो हो सके तो बार बार भी लेक्चर दे सकते हैं, 2 की स्पीड में देख लो, 1.5 की स्पीड में, या 1.75 की स्पीड में, है ना। तो ये लेक्चर जो हमने किए हैं, ये यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे लेक्चर्स। ठीक है, तो अगर एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो हम उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, या फिर ये मेल आईडी आपको दे रखी है, इसमें कोई भी फीडबैक या कुछ भी पूछना हो डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे इस मेल के थ्रू, या फिर इस मोबाइल नंबर के थ्रू। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है अकाउंट्स में, तो जो टॉपिक्स नहीं भी पढ़ाए हैं वो भी इस मेल में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चल आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये फाइनल व्यू है जो लेजर का, जो हमने प्रिपेयर किया था अभी मिलके, है ना। ये कैश अकाउंट का फाइनल व्यू है, ये फर्नीचर अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया था, क्योंकि हमने एंट्री वाइज देखा था, इसमें सारी एंट्री एक साथ ही लिखी हुई हैं। प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे लिखे हुए हैं, है ना। कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है सारे के सारे लिखे हुए हैं, जहां जहां कैश यूज हुआ है। तो लास्ट में हमारे पास कैश कितना बचा है वो भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये है प्लस का अमाउंट, ये है माइनस का अमाउंट, हमने डिस्कस किया था ना। कैश अकाउंट असेट अकाउंट है, तो कैश अकाउंट आता है तो कैश अकाउंट आता है तो डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट होता है ना। तो प्लस में हमारे पास कितना अमाउंट है? 5 लाख है ना। और हमारे पास
कैश गया कितना है 4,80,000 प्लस 10,000 इज 4,90,000। तो जो राजू जी थे जिनने प्रिपेयर की थी, याद करिए जनरल है ना, तो जो जनरल प्रिपेयर की थी राजू ने, अब राजू जी को आराम से पता चल जाएगा कितना कैश बचा हुआ है मेरे पास, पूरे एंट्री नहीं खोजनी पड़ेंगी सिर्फ इसी कैश अकाउंट से। अच्छा 5 लाख हमारे पास आए हैं, 4,90,000 हमने दिए हैं, तो हमारे पास कैश होगा 10,000 का सिर्फ, है ना। इसी तरह से नंदिता जी का अकाउंट बनाया होगा, राम जी लाल का अकाउंट बनाया होगा, भाई कितने के क्रेडिटर हैं हमारे, ये भी हम बता सकते हैं। अब राजू जी ये भी बता सकते हैं कि राम जी लाल कितने के क्रेडिटर हैं हमारे, 1,15,000 के हैं। हम मतलब राजू राजू जी अब पेमेंट करेंगे राम जी लाल को 1,15,000 की, अगर राजू जी ने खरीद रखा होगा सामान इनसे कुछ। तो ये है लेजर का यूटिलिटी, ठीक है। इसी तरह से रजनी एंटरप्राइज, सुमित ट्रेडर्स, सेल अकाउंट के भी हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, जो कि हमें फाइनल व्यू दे रहे हैं कि पूरे साल भर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये जो एग्जांपल था ये उसके हिसाब से है, ये साल भर के नहीं है, जो एग्जांपल दिया है सिर्फ उसी के हिसाब से है। बट नॉर्मली अकाउंट्स में क्या होता है, पूरे साल भर में जितने ट्रांजेक्शन हुए सारे के सारे इनमें आपको एंट्रीज मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेजर अकाउंट डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं कि लेजर अकाउंट को किन किन टाइप्स में बांटा गया है, इनके ब्रॉडली इनको क्लासिफाई कर रखा है किस तरह से। कुछ है परमानेंट अकाउंट, कुछ है टेम्परेरी अकाउंट। अब ये परमानेंट अकाउंट क्या है, टेम्परेरी अकाउंट्स क्या है सर। परमानेंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, मतलब कि इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये क्लोज नहीं होंगे। क्लोज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हम खुद क्लोज नहीं करते इनको। जब तक लायबिलिटी है और या तो जब तक असेट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, ठीक है। लेकिन टेम्परेरी अकाउंट्स क्या होते हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। ये इस साल हमने ओपन किए, इसको ईयर एंड होने में हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं साल भर में उसको, और हम इनको क्लोज करेंगे कैसे, इसको ट्रांसफर करके कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, एक्सपेंसेस लेते हैं ना, इनकम लेते हैं ना। तो ये रिवेन्यू और एक्सपेंसेस है, रिवेन्यू या फिर इनकम बोल सकते हैं, इन सबको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिससे हम प्रॉफिट पता कर सकें, है ना। इसलिए इनको टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि इनको क्लोज करना पड़ता है। सैलरी अकाउंट ओपन की तो उसको लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करेंगे, उसके अकाउंट के अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। समझ में आ गई बात। और परमानेंट अकाउंट में क्या होगा, अगर हमारे पास असेट है 1,00,000 रुपए का, तो क्या हम उसे क्लोज कर देंगे एंड में, नहीं, हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। और वो आगे फॉरवर्ड भी होगा, आगे अगले साल। बैलेंस शीट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, जो असेट और लायबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो सारे टेम्परेरी अकाउंट्स को हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोज कर देते हैं। हमें ये बात समझ में आ गई है। काफी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, हम लोग जनरल डिस्कस कर चुके हैं, उसकी पोस्टिंग डिस्कस कर चुके हैं लेजर में। तो इसकी एक बिगर पिक्चर देख लेते हैं कि अकाउंट्स एक्चुअल में एक ब्रॉडर पिक्चर क्या है अकाउंट्स की। तो ये है ब्रॉडर पिक्चर। हमने लास्ट सेक्शन में या लास्ट सेशन में देखा था कि जनरल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करनी है, फिर हमने ये भी सीखा आज कि उसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे करनी है। लेजर के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो होती है कि यहाँ से बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्यों, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ताकि मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें, डेबिट और क्रेडिट चेक कर सकें बराबर हैं कि नहीं है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ये जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट आती है, पीएल भी आता है, कैश फ्लो भी आता है। जनरली कैश फ्लो प्रिपेयर नहीं करती हैं प्राइवेट कंपनीज, तो अभी मान के चल रहे हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है। तो ये चीजें हमें सारी सीखनी है, और हम बहुत कुछ सीख चुके हैं ना, सिर्फ 4th लेक्चर में है हम, और हमने जनरल अच्छे से सीख लिया है। जनरल के पहले हमने बेसिक्स भी पढ़ लिए हैं अकाउंटिंग के, प्रिंसिपल्स भी पढ़ चुके हैं हम। जनरल तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था, अब हमने लेजर भी सीख लिया है पोस्टिंग से, तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए हम कंपटीशन में बहुत आगे खड़े हैं, ठीक है। तो हमें अच्छे से एग्जाम देना है। अब लेजर अकाउंट हम भी सीख चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात भी करेंगे ट्रायल बैलेंस की, या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो देखेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। जर्नल और लेजर पढ़ने के बाद अब हम ये सीख लेते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत इजी है डिफरेंसेस, बट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री और व्हाट इज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, है ना। तो हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, दैट इज ओरिजिनल एंट्री। ऑन दी अदर हैंड लेजर क्या है, लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, ठीक है।
जनरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, लाइन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे मैंने रामजी लाल का एग्जांपल दिया था ना, रामजी लाल में नंदिता जी आई और भी कस्टमर आए, तो लाइन से रिकॉर्ड करते जा रहे हैं रामजी लाल, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेजर अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करता है। नंदिता लाल जी का अलग अकाउंट होगा, रामजी लाल का अकाउंट अलग होगा, ठीक है, मोहन का अकाउंट अलग बनाएंगे, ठीक है। जर्नल एज अ बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज अ लीगल एविडेंस देन द लेजर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जर्नल फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है ना, तो जनरल से क्या होता है, हम फिर वाउचर भी रिफर करते हैं। जनरल में पूरी डिटेल लिखी रहती है, वाउचर नंबर भी लिखे रहते हैं, किसमें, जब नरेशन डालते हैं। तो एक्चुअल में बिजनेस में हम लोग वाउचर भी लिख देते हैं कि ये वाउचर है, इसको रिफर कर लो, इसको रिफर कर लें हम, अगर हमें चेक करना है कि कहाँ सेल हुई है, कहाँ परचेज हुई है ना। तो इसलिए जनरल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एज अ लीगल टर्म्स में बात कर रहे हैं, लीगल एविडेंस की टर्म में, ठीक है। अब हम जर्नल से पोस्ट कर रहे हैं ना लेजर में, तो लेजर की इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो गई, क्योंकि पोस्टिंग करते टाइम भी गलती हो सकती है। और लेजर में सिर्फ पेज नंबर लिखे होंगे जनरल के, जहाँ पे वो पर्टिकुलर एंट्री होगी, वाउचर नंबर की डिटेल्स नहीं मिलेंगी, पूरा नरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए जनरल को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एज अ लीगल एविडेंस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और अगर रिकॉर्डिंग लेजर में कर रहे हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनल पोजीशन हम नहीं फाइंड कर सकते जनरल में, ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो लेजर बना रहे हैं। मैंने बताया था ना, रामजी लाल का एग्जांपल में डिस्कस किया था कि नंदीलाल लाल जी का अकाउंट देखना है कि कितने रुपए वो हमको ओ करती है, हम सारे पन्ने पलटते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं नंदीलाल लाल जी ने कितने सामान खरीदा है, कितना पैसा दिया है ना। तो फाइनल व्यू कहाँ देखते हैं, अकाउंट वाइज देखते हैं, जो कि लेजर में पॉसिबल हो पाता है कि टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ है, इसलिए लेजर यूजफुल है। टैक्स अथॉरिटीज इसको थोड़ी देखेंगे जनरल बुक्स, क्यों? क्योंकि वो कितना प्रॉफिट लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का भी लेजर बनता है ना, तो वो पूरी जनरल एंट्री खोज के खुद प्रॉफिट निकालेंगे थोड़ी, है ना। वो सारे के सारे अकाउंट खुद चेक नहीं, मतलब एक एक ट्रांजेक्शन एंट्री थोड़ी देखेंगे। वो तो क्या देखेंगे, ओवरऑल बैलेंसेस देखेंगे कि कितना ओ कर रहा है कंपनी, कंपनी को टैक्स कितना देना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, है ना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी एक तरह का लेजर अकाउंट है। तो टैक्स अथॉरिटीज क्या देखती हैं, लेजर बुक्स को देखती हैं, ठीक है। एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है जनरल टू लेजर, और लेजर से ट्रांसफर होती है एंट्रीज कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है ना जनरल से लेके लेजर तक, इन सारी चीजों को हम रिवाइज करने जा रहे हैं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। तो पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास वो है, द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज टू। जो लेजर फोलियो होता है हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों यूज करते हैं जनरल, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना। तो जनरल का जो लेजर फोलियो है वो क्या सिग्निफाई करता है, रिकॉर्ड द डेट ऑन विच, नहीं डेट रिकॉर्ड नहीं करता है, डेट तो डेट कॉलम करेगा। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड, नो। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स पोस्टेड, अमाउंट तो अमाउंट के कॉलम में रहेगा, है ना। रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट, हाँ। लेजर फोलियो जो कॉलम होता है ना जनरल में, जनरल बुक बनाई हमने, उसमें जो लेजर फोलियो एलएफ लिखा हुआ है, वो क्या सिग्निफाई करेगा, वो दिखाएगा कि लेजर बुक के किस पेज नंबर में ये एंट्री रिकॉर्ड की है, ठीक है। और अगर लेजर अकाउंट होगा, लेजर अकाउंट में क्या बनता है, लेजर अकाउंट में बनता है जनरल फोलियो। लेजर अकाउंट के जनरल फोलियो में जो बना होगा उसमें क्या शो होगा, उसमें पेज नंबर शो होगा, किसका, जनरल बुक के पेज नंबर का, ठीक है। ध्यान रखना है, ये लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट के जनरल फोलियो में क्या आएगा, जनरल बुक का पेज नंबर आएगा, कि जनरल बुक में किस पेज नंबर में ये जो रिकॉर्डिंग हुई है इसके ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है जनरल बुक में, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सेल तो हम कर रहे हैं, अगर हम सेल करते हैं तो सबसे पहली बात है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये तो आसान है। तो यहाँ क्रेडिट टू कैपिटल गलत, क्रेडिट टू डेटर्स गलत, क्रेडिट टू डेटर्स गलत। ये लीजिए एनिमेशन से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यूं पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन हम पूरा देखेंगे कि एंट्री क्या है, ठीक है। सेल और सर्विस की हमने, तो सेल्स अकाउंट क्या होती है, इनकम होती है, तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं रखा है कि सर्विस सेल करने में हमें कैश मिले हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, जो सामने वाला पार्टी होगा वो हमारा डेटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो हमें पैसे देंगे बाद में, तो हमारा एसेट है, और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिखा है डेबिट टू डेटर्स एंड क्रेडिट टू सेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 4 है फर्स्ट का आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 सेकंड का आंसर भी है, दोनों ही 4 है, ठीक है।
अब हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर ₹2 लाख कैश एंड अ बैलेंस ऑफ 8 लाख ड्यू इन 30 डेज। इसका क्या मतलब है कि हमने इक्विपमेंट खरीदा है, तो इक्विपमेंट है असेट, और इक्विपमेंट कितने का खरीदा है? 2 लाख प्लस 8 लाख, 10 लाख का है ना। तो 10 लाख इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 2 लाख लिखा हुआ है ना। सेकेंड ऑप्शन आंसर हो सकता है, थर्ड भी गलत है, और फोर्थ भी हो सकता है। तो हमने पूरी एंट्री नहीं देखी, तब भी हमें 2 एलिमिनेट ऑप्शन हो गए हमारे। अब आगे देखते हैं। हमने परचेज किया है, 2 लाख रुपए कैश भी दिए हैं, इसका मतलब कैश अकाउंट कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट होगा कितने से? 2 लाख रुपीज से। ये भी और देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो क्रेडिट कैश 2 लाख, ये तो पहले गलत हो चुका है, ए वाला तो गलत है। हमें देखना है बी और डी में, है ना। तो क्रेडिट कैश 2 लाख, हाँ। क्रेडिट कैश 10 लाख, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लेकिन अभी एंट्री पूरी नहीं हुई है, इसको एंट्री को पूरी कर लेते हैं। अभी तो हमने बिना एंट्री पूरी किए ही आंसर निकाल लिया। एग्जाम में टाइम बचाना पड़ता है ना, तो इस तरह बचाते हैं। अच्छा, तो 8 लाख रुपीज अभी बैलेंस है जो हमें देना है, तो इसका मतलब हमें किसको देना पड़ेगा? अपने क्रेडिटर को ना। तो यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख रुपीज से, ठीक है। तो आंसर में भी ये लिखा होगा पूरा, डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख, कैश क्रेडिट करेंगे 2 लाख से, और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे 8 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ एंट्री इज मेड इन जनरल, असेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट। नो, जनरल में असेट्स से क्या? अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, हाँ सही है, क्योंकि हम लिखते हैं ना डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, इफ अ ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली एनालाइज एंड रिकॉर्डेड, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे और अगर रिकॉर्ड करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ओनली 1 अकाउंट विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड। ये तो गलत है, क्योंकि 1 तो नहीं हो सकता। 1 अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अनदर विल डिक्रीज, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। टोटल अमाउंट डेबिटेड विल इक्वल टू टोटल, हाँ ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ए वाला आंसर क्यों नहीं है? कुछ लोग कहेंगे कि ए भी आंसर हो सकता है। ओनली 2 अकाउंट्स, क्या लिखा हुआ है? ओनली 2 अकाउंट्स, नो। एटलीस्ट 2 अकाउंट विल बी यूज्ड, 2 से ज्यादा अकाउंट भी तो यूज हो सकते हैं ना किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। हमने एक पढ़ा भी था, हमने मशीनरी खरीदी, हमने कैश पे किए थोड़े 10,000 रुपीज, और बाकी हमने उससे जो भी आगे वाली पार्टी थी उनसे क्रेडिट में ले रखी मशीन। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए ना, जरूरी नहीं है कि ओनली 2 अकाउंट्स, तो इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अगला है, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड। मंथली बिल पेमेंट कर रहे हैं हम, तो ये तो बहुत आसान है। डेबिट करेंगे मंथली बिल को, और हम क्रेडिट क्या करेंगे? कैश कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना। तो कैपिटल डेबिट नहीं होगा, फर्स्ट लग रहा है आंसर। पहले तो ये गलत हो जाएगा, डेबिट मंथली बिल ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। अच्छा, तीनों में डेबिट मंथली बिल कर रखा है। अब देखते हैं क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिट कैश, हाँ। क्रेडिट कैपिटल नहीं होगा, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि हम, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, रेंट पे करते हैं, मंथली बिल मतलब रेंट आ सकता है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट कर देते हैं, ठीक है। जनरली जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ये क्रेडिट बेसिस में नहीं होते हैं जनरली, इसीलिए यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा सी है, वरना आंसर तो डी भी हो सकता था। अगर हम गुड्स खरीदते तो क्रेडिट बेसिस में खरीदते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर है इसका, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरीज विल इंक्लूड, इसकी जनरल एंट्री बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ए बी सी डी। और भी अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी, कितने भी एडवांस टॉपिक का कॉमर्स जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है वो भी, और उसके आगे वाला भी, और इसके जो पहले सजेन हुए हैं वो भी। और अगर आपको मेल में पूछना है तो आप मेल में भी पूछ सकते हैं। और मुझे ये बता देना, ये बताना है सभी को कमेंट में, कि ऐसा कौन सा टॉपिक है अकाउंट्स में जिससे डर लग रहा है, जिससे यूपीएससी यूपीएफओ एग्जाम में जो आने वाले टॉपिक है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं भी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। और क्या क्या चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में आपको खुद ही बताना है मुझे कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत टफ लग रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इजी वे में अगले जो लेक्चर्स होने वाले हैं उनमें। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए होगा कि किस चीज़ में बच्चों को डर लग रहा है ना, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे और सारा डर खत्म कर देंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।